स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास का ये जो क्रम है, आज लेक्चर नंबर 50 है। अगर हम स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करते हैं, हालांकि इसमें मैंने आप लोगों को एडिशनली 4 सेशन जो हैं वो उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रदान किए हैं। तो केवल रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम आज 50वें सेशन में हैं। तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे भी भाई हम लोग 50वें सेशन में पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में भी आज पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि पिछला जो सेशन यानी कि 49वां सत्र जो हमने लिया था, उसमें आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उसकी स्थापना से पूर्व भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थीं जो स्थापित हुई थी। जब तक मैं सेशन की शुरुआत करता हूं तब तक आप सब लोग जरा मुझे बताइए कि कौन कौन सी वो संस्थाएं थीं जिनकी स्थापना की बात हमने पिछले सत्र में करी थी। एक जल्दी से नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें दीजिए, ठीक है। तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हर लेक्चर की तरह, जैसे हर लेक्चर का PDF आपको मिलता है, उसी तरीके से इस लेक्चर का भी PDF आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं आप स्कैन करके। आपके मन में किसी प्रकार के विचार हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया में, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। तो इन सब बातों को आप सब लोगों को मैं हर बार बताता हूं, आप में से काफी सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। वर्तमान समय में भी हम इकाई 5 में है, स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ में, लेकिन अब हम जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 से 11 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आगामी 2023 की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन प्रोग्राम स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा एक्सक्लूसिवली चलाया जा रहा है। तो आप इसमें जुड़ करके अपना जो तैयारी है उसको अंतिम रूप प्रदान कर सकते हैं। इसमें इतिहास के कुछ सत्र मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के दिए थे और कल और आज जो है आप लोगों ने ज्योग्राफी के सेशंस लिए होंगे। इसके बाद आगे फिर से इतिहास का क्रम शुरू होगा, आधुनिक या फिर प्राचीन या फिर मध्यकालीन भारत इत्यादि का। अंततः मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो शेष क्वेश्चंस चैप्टर्स के बचे हुए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, मेरी ख्याल से मैंने आप लोगों को जन जागरण तक, पुनर्जागरण तक के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करा दिए थे, या पुनर्जागरण से भी थोड़ा से क्वेश्चन और बचे होंगे, तो उनको और आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो वहां से लेकर के पूरे आधुनिक भारत के इतिहास तक के जो प्रश्न बनते हैं उनको एक साथ हम आपके सामने प्रोग्राम में लेकर के आएंगे। किसी दिन संडे वगैरह को आपको मिल जाएगा, तो बीच में वो भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज का जो अध्याय 11 है, अध्याय 11 का टाइटल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी चरण, दोनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। पिछले ही सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारत है जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं कि भारत जो है उसका स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ हुआ है, तो उसमें मैंने आप लोगों को राष्ट्रवादी भावनाएं किस तरीके से जागृत होनी शुरू हुई हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कुछ क्षेत्रीय कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रीय जो राजनीतिक संगठन हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हुआ और उनमें भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उठनी शुरू हो गई थी, जो कि कांग्रेस के गठन से पहले। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से राजनीतिक पुनर्जागरण का जो ये काल हमको देखने को मिलता है, इसमें आरंभिक जो समय है वो उदारवादियों का है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा कि संघर्ष से भी कुछ मिला नहीं। तो संघर्ष का मतलब युद्ध से कुछ खास मिला नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रारंभ में तो उदारवादियों का बहुत बड़ा सा आपको एरा देखने को मिलता है, समय देखने को मिलता है। और अब आपके मन में कई सारे कंफ्यूजन जो है पैदा होते हैं। जिस समय भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसकी पढ़ने की जो शुरुआत है वो लगभग इंडियन नेशनल कांग्रेस से होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होती है।
तो या कि यूं कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास जो है वो भारत की स्वतंत्रता का इतिहास है, तो लगभग उसमें समानता देखी जा सकती है, क्योंकि जो भी भारतीय संघर्ष हमको देखने को मिले उसमें महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस से ही थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई पहली राष्ट्रीय संस्था है, उससे पहले भी अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका जो है वो तैयार हो चुकी थी, जो कि मैंने पिछले सत्र में ही आपको पढ़ाया। 19वीं सेंचुरी के 6वें दशक को अगर हम देखें, वहां से कई सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं उनके मन में यह बात पनपनी शुरू हो जाती है कि एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण हो, और वे इसके लिए प्रयासरत होने लगते हैं। लेकिन ये प्रयास पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ है और इसके विचार जो है वो कैसे आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से पहले भारत में अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता की अनुभूति हो चुकी है, और कई सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। तो ये जो प्रयास है ये अंततः 1884 में, ध्यान देंगे 1884 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में एक तरह से कह सकते हैं पूर्ण हुआ। 1884 में के नेतृत्व में, ठीक है। अब इनके नेतृत्व में कैसे हुआ? आप कहेंगे कि सर इनके नेतृत्व में कैसे हुआ और 1884 में कैसे हुआ? तो 1884 में इन्हीं के विचारों से एक संस्था बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। अगर हम ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो ये एक रिटायर्ड कलेक्टर थे, रिटायर्ड कलेक्टर, इटावा से रिटायर्ड थे, इटावा के रिटायर्ड कलेक्टर थे, रिटायर्ड आईसीएस कह सकते हैं, सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस तो कहना ठीक नहीं है। इनके प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। एक संस्था थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और इसी संस्था ने, जो कि 1884 में एस्टैब्लिश हुआ, जो कि ए.ओ. ह्यूम के दिशा निर्देशन में एस्टैब्लिश हुआ, इसी संस्था ने 1885 में 1885 में पुणे, ठीक है, 1885 में पुणे में एक कह सकते हैं सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। पुणे में सम्मेलन का एक आयोजन, इसका जो है प्रस्ताव रखा। अब ये होने ही वाला था, लेकिन पुणे में जो है बहुत बड़ी मात्रा में, पुणे में हैजा उस समय बहुत ज्यादा चलता था, तो हैजा का जो है एकदम महामारी फैल गया, हैजा की बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगी, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन पुणे में आयोजित नहीं हो पाया। और फिर इसी साल, इसी वर्ष 1885 में ही, इसी वर्ष 1885 में स्थान परिवर्तित करके पुणे की बजाय बंबई में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे इसका आयोजन जो है कब हुआ, 1885 में। किसका? इंडियन नेशनल यूनियन का। किसके नेतृत्व में? ए.ओ.
ह्यूम के नेतृत्व में। और इसी सम्मेलन में 1885 के इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो किस संस्था के द्वारा हो रहा है? इंडियन नेशनल यूनियन के द्वारा हो रहा है, जिसको की लीड करने का जो प्रयास है या जो जिसको की लीड जिन्होंने किया है वो कौन है? सर A.O. ह्यूम है। इस सम्मेलन में और इस उद्देश्य में, इसके एस्टैब्लिशमेंट के उद्देश्य में कई सारे प्रबुद्ध राष्ट्रवादियों और राष्ट्रवादी नेताओं का भी साथ रहा है। इससे प्रमुख रूप से दो नाम आप याद रख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये नाम आप और प्रमुख रूप से याद कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादी नेता भी इसके लिए प्रयासरत रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन काफी अच्छा साथ जो है A.O. ह्यूम को इन दोनों लोगों का मिला। ये पॉइंट आप शायद समझ गए होंगे। तो अब चूंकि आपको यह पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डायरेक्टली जो है 1885 में नहीं मीट हुआ है, उसके पहले 1884 से पृष्ठभूमि थोड़ी सी तैयार हुई है। पहली मीटिंग जो ये हो रही है 1885 में, ये कहां हो रही है? बंबई में हो रही है। और बंबई में ये मीटिंग 28 दिसंबर, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका जो पहला मीटिंग है, स्थापना जो है, जिसको कह सकते हैं स्थापना, ये 28 दिसंबर 1885 को कहां पे हो रही है? बंबई में। इसकी पहली मीटिंग यही बंबई में हो रही है, इसलिए आप लोगों ने हमेशा इसको बंबई पढ़ा होगा। और बंबई में कहां? स्थान की बात करें तो स्थान जो है गोकुलदास तेजपाल, ये एक संस्कृत विद्यालय था, यहां पे हुआ पहला मीटिंग। इस पहले मीटिंग की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता किसने करी? आप सब लोगों को मालूम है, W.C. बनर्जी ने। ये कौन है? व्योमकेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है। और इसी के सचिव जो थे, इसमें जो सचिव की भूमिका निभाई है, वो सचिव की भूमिका, सेक्रेटरी की भूमिका जो है वो निभाई है इन्होंने, A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ये सचिव थे, उसमें W.C. बनर्जी जो हैं वो अध्यक्ष थे। और उस समय जो प्रारंभिक सदस्य इसमें आए, प्रारंभिक सदस्यों की संख्या अगर देखें तो प्रारंभिक सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी? 72 डेलीगेट्स जो हैं उस समय आए हुए थे। 72 डेलीगेट्स जो है उसमें हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, K.T. तेलंग हैं, और भी तमाम सारे, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये सब लोग हैं। उस समय जो वायसराय है वो कौन है? वायसराय उस समय कौन है? क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं वायसराय कौन है? जब 1885 में स्थापना हो रही है उस समय है लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर लिया हुआ है, स्टडी IQ IAS हिंदी पर ही। उसमें जितने भी वर्षों में जहां जहां भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं उन सब के बारे में मैंने डिटेल दी है, और उन सब के बारे में उनके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं अलग अलग वर्षों में वो सारी व्याख्या करी। 1.5-2 घंटे का वो भी लेक्चर है। आप सब लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय वीरेंद्र दुबे ऐसे करके सर्च करोगे ना स्टडी IQ IAS हिंदी पे, तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कांग्रेस के स्थापना से लेकर के आजादी के बाद भी और वर्ष 2023 तक, 22-23 तक
कांग्रेस के कब कब किस किस समय में कौन कौन अध्यक्ष रहे, सबके बारे में इंपॉर्टेंट जो है व्याख्या करी गई है। तो आप उस लेक्चर को भी जाकर के देख सकते हो। तो भाई ये तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में प्रारंभिक जानकारी जो मैंने आप लोगों को यहां पर दी। क्या क्या चीजें बताई कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संस्था बनी, जिसका पुणे में सम्मेलन होना था, नहीं हो पाया, फिर बंबई में सम्मेलन हुआ, इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया। और उसमें जो प्रमुख तथ्य थे वो हमने यहां पर लिख करके दिए कि स्थापना किस दिन हुई, कहां हुई, अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था, सदस्यों की संख्या कितनी थी और वायसराय कौन थे उस समय। ये सब प्रारंभिक तथ्य जो है और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लाइफ फाउंडेशन बैच के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी का स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी, इसके माध्यम से विभिन्न लाइफ फाउंडेशन बैचेस जो हैं आपको आईएएस के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, ठीक है, इसके लिए दिए जा रहे हैं। तो आप इसका उपयोग करते हुए, इस कोड का उपयोग करते हुए किसी भी लाइफ फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको करना है। आप इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी लाइफ फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अब आप लोगों को अति शीघ्र इतिहास जो है उसकी क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसके लिए जुड़ जाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किस तरह से स्टैब्लिश हुआ। और ये अत्यंत साधारण बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना और धीरे धीरे एनी हाउ भारत को आजादी की ओर ले जाने का एक प्रारंभिक उद्देश्य तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था ही था। लेकिन बावजूद उसके भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक उद्देश्य क्या रहे होंगे, उद्देश्य जो है इसके क्या रहे होंगे, आइए पहले उनको समझ लेते हैं, फिर अन्य तथ्यों को भी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उसके एस्टैब्लिशमेंट के क्या रहे होंगे मोटिव्स, उद्देश्य। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में राष्ट्र भावना, राष्ट्रीयता की भावना अभी अभी जन्म लेना शुरू हुई थी। देश के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाएं जो है वो जन्म ले रही थी। और स्वाभाविक सी बात है कि जिनके अंदर ये राष्ट्रवादी भावनाएं जन्म ले रही हैं उन्हें राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी फैले हुए हैं, लेकिन उनमें एकता नहीं है। यही कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भारत में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना जरूर हुई, लेकिन वह एक होकर के कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम उद्देश्य यही हुआ कि सबसे पहले देश हित में, देश के लिए राष्ट्रवादियों के बीच घनिष्ठता एवं मित्रता की शुरुआत हो। राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में ध्यान रखने वाली बात है, राष्ट्रहित में, किसी क्षेत्र विशेष के हित में नहीं, राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रवादियों के मध्य घनिष्ठता एवं मित्रता ये हो सके। क्योंकि अगर हम नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें एकता का सूत्र होना बड़ा आवश्यक है, तभी तो राष्ट्र बनेगा ना भाई। नहीं तो वो तो क्षेत्र रह जाएगा, राज्य प्रांत में विभाजित रहेगा। तो वो नहीं करना है। उसके बाद दूसरे उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह हो। अब ये जो प्रामाणिक तथ्य हैं किसके लिए, सामाजिक महत्व के जो प्रश्न हैं, सामाजिक महत्व के क्या प्रश्न हो सकते हैं उस पर ये रिसर्च करते थे। सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर एक
जिसको कह सकते हैं कि तथ्य इकट्ठा करने हैं, लेकिन तथ्य भी ऐसी समितियों के द्वारा इकट्ठे किए जाने चाहिए जो अपने आप में परिपक्व हों, प्रामाणिक तथ्य हों, प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह किया जाए, यह उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्य समितियों के साथ मिलकर के ये तय करें कि राष्ट्र हित के क्या क्वेश्चन हैं, सामाजिक महत्व के क्या प्रश्न हैं, किन पर हमें चर्चा करनी है, क्या मांग करनी है, कितनी किस चीज की आवश्यकता है। ऐसे ही नहीं कि बस किसी के मन में आया कि आज ये होना चाहिए तो ऐसी मांग कर लेते हैं, वो होना चाहिए तो वैसी मांग, ऐसा नहीं। तो यही प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए जिसमें मैच्योर्ड जो समितियां हैं उनका सहयोग लिया जाए। देश भर में तमाम सारे राजनीतिज्ञ हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हों। अब देश में मैंने आपको बताया तमाम सारे राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ हैं, राष्ट्रवादी देश भर में क्या हैं? राजनीतिज्ञ हैं। क्या सभी राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों की एक ही दिशा में सोच रही थी? अगर रही होती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया कि बंबई में भी राजनीतिज्ञ हैं, जो आपने देखा कि बंगाल से शुरू हुई राजनीति पार्टियों की शुरुआत बंगाल, बंबई, मद्रास सब जगह है, लेकिन सब में एक जैसी राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ की सोच हो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राजनीतिज्ञों का जो कार्य है वो भी एक दिशा में होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिज्ञों को फॉलो करने वाले आम जनमानस हैं। अगर मैं एक राजनीतिज्ञ हूं, मेरी एक सोच है, एक दूसरा राजनीतिज्ञ है, दूसरे की एक और सोच है, मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं, उनके कुछ फॉलोवर्स हैं, तो दोनों के बीच में मतभेद होगा। ऐसे में राष्ट्र एक कैसे होगा? अंततः दोनों लोग जरूर जो है किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन उन्हें चलना भी एक दिशा में होगा। फिर अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो लंबा मार्ग तय करना पड़ जाएगा। मिलकर एक साथ एक दिशा में कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ इन राजनीतिज्ञों के द्वारा राष्ट्र हित में कार्य हो, इन राजनीतिज्ञों के द्वारा राष्ट्र हित में कार्य हो, इसके लिए एक दिशा निर्देश एक ही दिशा निर्देश के माध्यम से कार्य करें जिससे कि भटकाव ना हो। यह भी एक कांग्रेस का उद्देश्य रहा। और इन सब चीजों के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। किसके अंदर? राष्ट्रवादियों में तो पहले से ही है, राजनीतिज्ञों में तो पहले से ही है, लेकिन अन्य लोगों में, सामान्य जनमानस में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना यह उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि सामान्य जनमानस जो है वो धर्म के आधार पर बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है। हम बंगाली, हम मराठी, हम तमिल, तेलुगु, उत्तर भारतीय, पंजाबी, ये सब बटा हुआ है, प्रांतों में बटा हुआ है। तो इन सब के आधार पर राष्ट्रीय भावना का जागरण, धर्म, जाति, प्रांत, ये सब बाद में, पहले एक राष्ट्र तब एक विचार, तब स्वतंत्रता की ओर। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो धर्म का लेके क्या करोगे? धर्म को तो रौंद दिया अंग्रेजों ने खुलेआम। वंश के आधार पर जो आप बटे हुए हैं, वंश का नामो निशान मिटा दिया। मुगल वंश कितना बड़ा वंश था, कितने वर्षों तक शासन किया, अंग्रेजों के आने के बाद धराशाही हो गया, क्योंकि हम बटे हुए थे वंश के आधार पर। और इतना मुगल वंशों में नहीं, बाकी वंशों को भी, मराठा राजवंश की बात कर लें, राजपूताना राजवंश की बात कर लें, ये सब डिवाइड हो गए, ये सब धराशायी होने लगे एक के बाद एक। एनी हाउ, यत्र तत्र करते हुए सब पर ब्रिटिशर्स का प्रभाव हो गया।
क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी भावना नहीं थी और जिस देश से ब्रिटिशर्स आए थे वो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे, भले ही व्यवसायी थे, भले ही प्राइवेट थे, भले ही उनके ऊपर राजा का हुक्म ना चलता हो। तो ये चीज यहां पर भी करनी होगी, ऐसे विचार ये कांग्रेस लेकर के आती है, ये इसके उद्देश्य में। इन सब में एक और महत्वपूर्ण बात है, अंततः प्रारंभिक रूप से कांग्रेस जो है वो चाहती क्या थी? राष्ट्रवादी भावना का विचार पैदा करके एक राष्ट्र बना के उसे करना क्या था? क्या अंग्रेजों के खिलाफ एक संग्राम इकट्ठा करना था? जैसे 1857 की क्रांति की बात करें, तमाम सारे सूत्र ये बताते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले भी तमाम सारे जो राजवंश थे ब्रिटिशर्स के अत्याचार से बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुके थे और वे एक साथ एक अवसर की तलाश में थे, जिसे चर्बी लगे कारतूसों और मंगल पांडे के प्रारंभिक नेतृत्व ने पूरा किया। लेकिन ब्रिटिशर्स को इसकी भनक लग गई और ये संगठित होने से पहले ही विघटित हो गए और कुशल अंग्रेजी नेतृत्वकर्ताओं के चलते और कई बार अनैतिक युद्ध पद्धति का प्रयोग करके ब्रिटिशर्स ने इन विद्रोहियों को दबा दिया। तो क्या इस बार पूरे राष्ट्र को सुगठित करने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी? आखिर राष्ट्रवादी भावना क्यों पैदा की जा रही थी? क्या इसका यह उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएं, उन्हें मार भगाया जाए? और तब हम बात कर रहे हैं जब राष्ट्रीय कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ है, और तब जब हमने आपको यह बताया है कि ये प्रारंभिक रूप से उदारवादी हैं। ये उदारवादी चरण इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है, शायद हमें उधर नहीं जाना चाहिए था, उधर उदारवादी चरण। तब हमें ध्यान रखना है कि कांग्रेस जो है उस समय इस तरीके का कोई उद्देश्य नहीं रखती है, बल्कि वह भारत और ब्रिटेन के साथ मधुर संबंध हों, इसके लिए प्रयासरत हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इस उद्देश्य का क्या अर्थ है? यह एक अजीबोगरीब उद्देश्य आपको लग सकता है, जबकि आज आपके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना है, और जब आप उस राष्ट्रवादी भावना जिसमें आज आप प्रेरित हैं उस ओर से जब देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यह शायद कांग्रेस का अनर्गल प्रयास है। जब हमें राष्ट्रवादी होना ही है, हमें राष्ट्र के रूप में आना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से ब्रिटिशर्स का विरोध करना ही चाहिए था। और ब्रिटेन के साथ मधुर संबंध बना करके ब्रिटिशर्स का विरोध कैसे हो सकता था? जल में रह के मगर से बैर कैसे करी जा सकती थी? तो यहां पर यही बात है कि यह भी एक प्रारंभिक उद्देश्य है। उद्देश्य होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उन कारणों की पूर्ति के लिए उद्देश्य बनाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कारणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आपको यहां पर यह सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मधुर संबंधों को बनाए रखना एक कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों में था, तो उसके भी कारण रहे होंगे। कारणों को अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में जानेंगे। इस पॉइंट नंबर 5 की ओर वापस लौटेंगे। अंततः एक और उद्देश्य है कि भारतीय जनमानस की जो भी मांगे हैं, जैसे कि आप यहां पर सामाजिक महत्व के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक महत्व के प्रश्न जनमानस से ही तो आएंगे, उनके मांगों से आएंगे। तो जो भी जनमानस की मांगे हैं उन्हें एक सूत्रीयकरण किया जाए। उनका एक सूत्रीयकरण करने का मतलब यह हुआ कि एक सुर में उन मांगों को पिरोना और सरकार से उन मांगों को अवगत कराना। सरकार को मांगों से अवगत कराना। अब ये कहीं ना कहीं इसके कारण है, इस पॉइंट नंबर 5 के कारण।
क्योंकि वो मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए सरकार से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, सरकार से विद्रोह करके अपनी मांग को खींचना नहीं चाहते हैं। वे उन्हें बताएंगे कि भारत की नीड क्या है और उन्हें बिलीव है कि ब्रिटिशर्स उनकी नीड को पूरा करेंगे। कुछ उदारवादी जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो है, ये कांग्रेस के कुछ उद्देश्य है, प्रारंभिक उद्देश्य हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना हुई। हो सकता है कि इनमें में से किसी उद्देश्य या किन्हीं उद्देश्य से आप सहमत ना हो, लेकिन फिर वही बात है कि आपको इसके लिए एक प्रबुद्ध विचार विकसित करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये उद्देश्य जो है कांग्रेस के क्यों रहे, इस प्रकार के उद्देश्य क्यों रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब हम उद्देश्यों के अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में 72 लोगों के साथ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की और इसके सचिव एच.ओ. ह्यूम थे। तो अब यह समझना आवश्यक है कि उस दिन क्या क्या हुआ, उस दिन जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या चीजें, किन चीजों पर चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव, अंततः उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला। उस दिन जब अधिवेशन हुआ तो उसमें किस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हां ये प्रस्ताव हमें मानने हैं और सरकार के सामने रखने हैं और ये इस उद्देश्य के साथ आगे काम करना है। तो हमें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव समझने होंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव, इसको समझना होगा। अगर हम इन प्रस्तावों को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि उस दिन मीटिंग में क्या हुआ। और मैं आपको बताऊं, इन प्रस्तावों की संख्या 9 थी। 9 प्रस्ताव थे, प्रमुख और भी थे, लेकिन 9 इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हम ध्यान में रख सकते हैं। 9 प्रमुख प्रस्ताव हैं जिनकी सूची हम तैयार कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रस्ताव है एक शाही कमीशन हो जिसमें भारतीयों को उचित रीति से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ठीक है, शाही कमीशन हो जिसमें भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आप लोगों को मालूम है कि जब 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद जब 1858 के एक्ट्स आने शुरू हुए, उसके बाद आने वाले जो क्रमिक एक्ट्स हैं उनमें भी धीरे धीरे करके ये अंग्रेजों को महसूस हो गया कि थोड़ी बात तो हमें ब्रिटिशर्स इंडियंस की भी माननी होगी, भारतीयों की भी हमें कुछ बात माननी होगी। तो एक अजीब तरीके की उन्होंने नीति का पालन किया, जिसको आप ब्रदरहुड कह सकते हैं, लेकिन वो दिखावे का ब्रदरहुड था। तो इसका प्रारंभ इस तरीके से होता है कि भारतीयों को उनके जो भी अधिकार छीने गए उन्हें वापस कर दिए जाएं, प्रांत वापस कर दिए जाएं, वगैरह वगैरह करके कमीशन ऐसा बनाया जाए जो भारतीय हितकारी हो। लेकिन ऐसे कमीशन को भारतीय हितकारी कैसे मान सकते हैं जिसमें भारतीय शामिल ही ना हो, भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी ही ना हो। कैसे बिलीव करें कि एकदम से एक युद्ध हुआ जिसमें बर्बर तरह से, एक कसाई की तरह से इन ब्रिटिशर्स ने विद्रोहियों को रौंद डाला। दिल्ली में जो अत्याचार हुए वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही, जब 1857 की क्रांति हुई। क्या एक साल पहले या एक साल तक लगातार भारत को रौंदने और भारत के कई सारे प्रांतों और उनके क्रांतिकारियों और विद्रोहियों को रौंदने वाली है ब्रिटिशर्स, 1858 के एक्ट के पारित हो जाने के बाद एकदम चेंज हो गए?
क्या वो सच में भारतीय हित के बारे में सोचने लगे, या फिर क्या सच में वो भारतीयों के इस विद्रोह से इतना भयभीत हो गए कि उन्हें यह लगा कि अब हमें इनके हित का कार्य करना चाहिए? परंतु ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि उन्हें यह भय अवश्य हुआ कि अगर इसी तरीके से क्रांति भड़कती रही तो एक दिन यह राष्ट्र एक हो जाएगा और फिर हमारा अस्तित्व यहां से मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें कोई सबवे तैयार करना होगा। और उन्होंने विभिन्न एक्ट्स के माध्यम से, विभिन्न जिसको कह सकते हैं कि जो एक काउंसिल बनाई थी उन्होंने, काउंसिल एक्ट्स जो लेकर के आते थे उसके लिए, उनके माध्यम से बरगलाहट वाली जो बातें थी वो जारी रखी। 1861 के एक्ट को ही देख लीजिए, पढ़ा होगा आपने संविधान में। तो भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अगर सच में आप हमारे लिए काम करना चाहते हैं, जो कि दिखाते हैं आप, तो फिर उसमें भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और उचित रीति से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उचित रीति से, उचित प्रतिनिधित्व तो हो ही, लेकिन एक ठीक मैनर में हो। बिके हुए भारतीय भी तो हैं, वैसे लोग ना हो उसमें। भारतीय प्रशासन जो है उसकी जांच की जानी चाहिए। ये भारतीय प्रशासन जो भारत में ब्रिटिशर्स की तरफ से बनाया गया, उसमें भारतीय हैं ही नहीं, इसकी जांच करिए, उसमें प्रतिनिधित्व को डालिए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। ये मांग इसमें रखी गई। ये शाही कमीशन ऐसा गठित किया जाए जो इसकी जांच कर सके और जांच करने के बाद उसमें भारतीयों के उचित प्रतिनिधित्व उसको दे सके। ये भारतीय कमीशन जो है, शाही कमीशन जो बने, ये भारतीय प्रतिनिधित्व की जांच करे। भारतीय जो प्रशासन है, प्रशासन उसकी जांच कर सके, जांच करे, और जांच करके, क्योंकि आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उचित प्रतिनिधित्व भारतीयों को दिया जाए। यह बात कांग्रेस की पहली मीटिंग में रखी गई। यहां ध्यान रखना यह आवश्यक है कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट इस मीटिंग का सचिव है और उसी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। तो उसे निश्चित रूप से मालूम होगा कि यस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में दिखावे का काम ज्यादा है। बगैर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के आप इंडियंस की बात को कैसे समझेंगे? दूसरी बात, केंद्रीय एवं प्रांतीय जो लेजिस्लेचर थे, विधानमंडल जो हैं, इन विधान मंडलों में भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रशासन में भी नहीं है और व्यवस्थापिका में भी नहीं है। तो व्यवस्थापिका का क्या हो, इसका विस्तार किया जाए, और विस्तार करने के साथ, विस्तार करने का उद्देश्य यही है कि इसमें भारतीय शामिल हो। इतना तो अंडरस्टूड होगा शायद आप लोगों को। उसमें जितना उचित हो सके, जितना उचित हो सदस्य जो है वो निर्वाचित होने चाहिए, निर्वाचित हो। इसकी भी मांग ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने यहां पर रखी। और इतना ही नहीं, जब ये विस्तार किया जाए, जब ये उचित सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हों, तो ये विस्तृत और निर्वाचित, ये किसके लिए? भारतीयों के लिए मांग रखी गई है। विस्तार होगा तभी तो भारतीय शामिल होंगे, और जो भारतीय शामिल हों उन्हें ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ना रख लिया जाए, उनका जनमानस से निर्वाचन होना चाहिए। ये नहीं भाई, मैं फिर बार बार याद दिला देना चाहता हूं आपको कि कई बार ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स के पास में जब ये प्रस्ताव गया कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए, तो उन्होंने ऐसे इंडियंस को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जो उनके हित में काम करे। इसीलिए निर्वाचन, सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और प्रसार होगा तभी तो भारतीय शामिल होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रांतीय और जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके विस्तार की बात यहां पर करी गई है। आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने इनकी बात को पहले भी माना, और जो भारतीय विधानमंडल में शामिल होते थे
उन्हें केवल बैठने का अधिकार दिया जाता था, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और खास करके बजट पे बोलने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह मांग रखी कि विधानमंडल में भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, प्रश्न पूछने का अधिकार हो। अब इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि भारत की एक ऐसी स्थिति भी है कि जब भारतीयों को अपने ही सदन में, अपने देश के लिए कार्य करने वाले सदन में भारतीयों को बैठने की अनुमति नहीं थी, फिर बैठने की अनुमति दी गई तो प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई, प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई तो उत्तर जानने की अनुमति नहीं दी गई। ये सब चीजें उस समय व्याप्त थीं, जिसके लिए कांग्रेस ने डिमांड करी कि सब अधिकार हमें मिलने चाहिए। और आप सब लोगों को मालूम है कि जो भारत में एक्ट्स बनकर के आते थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे। वो क्या थे? इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे। तो जो इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल जो है उसे क्या किया जाए? भंग किया जाए। ये प्रस्ताव भी उसमें कांग्रेस में आया। इंडियन काउंसिल की क्या जरूरत है? इंडियन भारतीय परिषद की क्या आवश्यकता है? भारत के लोगों को बनाइए। ये डिमांड भी इन्होंने रखा। ठीक है। इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण मांग थी, इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण मांग थी जो कि क्या थी? ये कौन सा नंबर है? तीसरा हो गया, चौथा। एक अति महत्वपूर्ण मांग थी इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। ये परीक्षा जो है उन्होंने मांग करी कि इसकी जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा इंग्लैंड में और भारत में एक साथ कराई जाए, एक साथ कराई जाए। ये जो भारत में प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनमें भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ये कैसे होगा? कोई योग्य भारतीय है जो इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके पास यह अवसर नहीं है कि वो ब्रिटेन जाके परीक्षा दे। तो और इतनी दूर जाके परीक्षा देगा, वो थकेगा, तो कैसे वो परीक्षा पास होगी? तो भारत और ब्रिटेन में एक साथ ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि परीक्षा की आयु घटा दी गई थी, तो ये कहा गया कि परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर परीक्षा में अपीयर होने की जो न्यूनतम आयु है उसकी बात हो रही है, इतना तो समझ रहे होंगे आप, बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। इसके लिए भी प्रस्ताव पारित करवाया गया कि 19 वर्ष के लोग जो हैं ये कैसे चलाएंगे देश को। तो इसकी उम्र बढ़ाकर के 23 की जाने की मांग जो है, उसमें एंट्रेंस जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की जो एज है वो ये करने की मांग की गई। ब्रिटिश प्रशासन जो है वो ब्रिटिश भारतीय सेना पर अत्यधिक खर्च करता था, तो सेना के खर्च को कम किया जाए, कम किया जाए, ये डिमांड रखी गई। चुंगी स्थानीय जो थी वो स्थानीय चुंगी बंद कर दी गई थी, तो स्थानीय चुंगी का आरंभ किया जाए, फिर से शुरू किया जाए, फिर से शुरू किया जाए, ये बात यहां पर रखी गई। अब देखिए, आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। कहेंगे सर चुंगी शुरू की जाए, कैसी डिमांड थी? डिमांड ये ठीक थी। देखिए ऐसा है कि ब्रिटिशर्स ने जो स्थानीय चुंगियां बंद करी वो अपने हित में बंद करी। क्षेत्रीय जगहों पर ये जो चुंगी लगाई जाती थी
उनसे इकट्ठा होने वाला पैसा उस क्षेत्र के विकास के लिए था। ये चुंगी केंद्रीय कर दी गई थी, सेंट्रलाइज्ड करी जानी शुरू कर दी गई, सरकार के नियंत्रण में आ गई और सरकार उसका पैसा इकट्ठा करके राजस्व इकट्ठा करने वालों को जरूर दे देती थी उसका कुछ लाभ, लेकिन अधिकांश लाभ तो अपने लिए लेती थी। क्षेत्रीय विकास उससे शून्य हो जाते थे। तो क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी था कि ये कुछ चुंगी लगाई जाए। आप सब लोगों को मालूम है कि बर्मा जो है, बर्मा, इस पर ब्रिटिश भारत ने अधिकार किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग थे वो इस अधिकार का विरोध करते थे। अधिकार का विरोध किया इन्होंने। विरोध किया मतलब वो इस बात से ठीक नहीं थे कि भाई वो एक स्वतंत्र था, उसके ऊपर हमें अधिकार नहीं करना चाहिए था, तो उसे जो है पृथक किया जाए। इसे पृथक करने की मांग, पृथक करने की मांग जो है ये भी रखी गई इसमें कि उसे स्वतंत्र किया जाए, पहले स्वतंत्र था, ये मांग है। इसके अलावा ये जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी ऊपर के 6-7 प्रस्ताव आपने देखे, ये सारे प्रस्ताव जो हैं, जो भी प्रांतीय राजनीतिक संगठन हैं उन संस्थाओं को भेजा जाए। उपरोक्त सभी प्रस्ताव, उपरोक्त सभी प्रस्ताव स्थानीय या फिर जो भी प्रांतीय राजनीतिक जो संगठन हैं, संगठन को भेजे जाएं। और क्यों भेजे जाएं? क्योंकि ये राष्ट्रीय मांग है और राष्ट्रीय मांग हर राष्ट्र के कोने से एक सुर में जब उत्पन्न होगी तो ब्रिटिशर्स उसे मानने के लिए मजबूर होंगे। तो यही बात है कि ये इसलिए भेजे जाएं ताकि प्रांतीय स्तर पर इसका मतलब इसके क्रियान्वयन के लिए मांग जो है वो उत्पन्न हो सके। प्रांतीय स्तर पर इनके मांग के लिए, इनके क्रियान्वयन के लिए, इनके क्रियान्वयन के लिए मांगे उत्पन्न हो सके। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले यहां पर बताया था कि ये देखिए, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय भावना जागृत हो, एक सूत्रीकरण हो सके, मांगों का, डिमांड्स का एक सूत्रीकरण हो, राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रवादियों के मध्य घनिष्ठता हो। तो ये चीज इसीलिए इस उद्देश्य में आपको यहां पर देखने को मिलती है कि भाई देखिए, एक ही डिमांड है जो हर तरफ से पैदा होगी, फिर राष्ट्रवादियों में कनेक्शन बनेगा, प्रांतों में जो राष्ट्रवादी हैं उनके कनेक्शंस बनेंगे, आपस में एकजुट होकर के काम करेंगे। तो जो उद्देश्य है उसके आधार पर आप देखिए यहां पर पृष्ठभूमि तैयार करी गई है। और नवा और अंतिम जो उद्देश्य था, जो डिमांड थी, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। नवी मांग ये थी, मतलब मांग क्या थी, प्रस्ताव ये था कि अगला अधिवेशन अगले वर्ष कलकत्ता में होना चाहिए, कलकत्ता में हो। वैसे भी कलकत्ता को राष्ट्रीय भावना में सबसे पहले अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता वहां से पनपती हुई दिखाई देती है हमको, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। तो ये विभिन्न 9 प्रस्ताव थे जो पारित किए गए थे। इनके द्वारा जो है सारी चीजें शुरू की गई थी। इस उद्देश्य के साथ, इन प्रस्तावों के साथ पहली मीटिंग हुई, संपन्न हुई। लेकिन जो ये मीटिंग हुई, जो ये प्रस्ताव आए, जो डिमांड्स आई तमाम सारी, इसमें देखिए आपको एक भी डिमांड ऐसी दिख रही है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई हो।
या फिर उसका विरोध किया गया हो। अपनी बात मांगी जा रही है, विरोध नहीं किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। यह नहीं कहा जा रहा है कि भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए और ब्रिटिशर्स को निकाला जाए, यह नहीं कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि भारतीयों को शामिल किया जाए। यह हमारी डिमांड है, यह विरोध नहीं है। अंतर है दोनों में, बेसिक अंतर है, समझना होगा। मांग और विरोध दो अलग अलग चीजें हैं। मांग करना, विरोध करना अलग अलग बात है। यहां मांगे लिखी हैं, आप इसमें से किसी भी एक मांग को देखेंगे तो आपको ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते हुए नहीं दिखाई देंगी। कहीं पर विरोध हो रहा है, आप कहेंगे सर ये तो लिखा है अधिकार का विरोध। अधिकार का विरोध का मतलब यहां पर यह है, मतलब ये जो ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंडिया ने बर्मा के साथ जब युद्ध किया, बर्मा को जब कैप्चर कर लिया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि यह ठीक नहीं है, इसलिए इसकी मांग करी है उन्होंने कि बर्मा को पृथक कर दिया जाए। बर्मा को आपने कैप्चर कर लिया है, ये उचित नहीं है, इसको लेकर के विरोध नहीं किया जा रहा है। बहुत शांतिपूर्वक, ध्यान, धैर्य से इसको, इस बात को समझना होगा आपको कि सब मांगे हैं। इन मांगों में कहीं पर भी ब्रिटिश नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं कही गई। यहां तक कि जब इस आयोजन का समापन होने लगा तो सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जी ने सभा का समापन करते हुए महारानी विक्टोरिया की जी भर प्रशंसा करी, जी भर प्रशंसा करी। एक अंग्रेज अधिकारी है कूपलैंड। कूपलैंड कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट पे उसके ये कथन है, कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए नहीं, या ब्रिटिश सरकार के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि उसके मित्र के रूप में हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट आता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि प्रारंभिक कांग्रेस के स्थापनाकर्ता वाले करने वाले जो लोग थे, वो उदारवादी प्रवृत्ति के थे। विरोध या तीक्ष्ण या तीव्र विरोध करने वाली प्रवृत्ति के नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस का जन्म थियोसोफिकल सोसाइटी से हुआ है। कांग्रेस का जन्म थियोसोफिकल सोसाइटी से हुआ। ऐसा मानना है कुछ व्यक्तियों का मानना। और ऐसा मानना क्यों है, इसके कारण क्या हैं, किस कारण से ऐसा मान रहे हैं वो? क्योंकि जो इसके सचिव थे और जो इसके स्थापनाकर्ता थे, स्टैब्लिशर जो थे, एओ ह्यूम जो थे, ये एओ ह्यूम महोदय एक सक्रिय थियोसोफिस्ट थे। थियोसोफिस्ट थे। तो ऐसा माना जाता है कि सर एओ ह्यूम क्योंकि सक्रिय थियोसोफिस्ट थे, इसलिए यह थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, उसके रूप में कांग्रेस जो है अब एक नया रूप लेकर के सामने आई है। तो हमको यहां पर यह समझना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन यहां पर ये सोचना कि सक्रिय थियोसोफिस्ट थे इसलिए थियोसोफिकल सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एओ ह्यूम जी हैं, ये भी प्रबुद्ध भारतीयों और उदारवादी अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी है, ना कि थियोसोफिकल सोसाइटी
अभी उसके एक्टिव मेंबर थे, ये एक अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि थियोसोफिस्ट विचारों से इसका जो है जन्म होता है। अब एओ ह्यूम के ऊपर एक आरोप और भी लगता है। क्या है वो आरोप? वो आरोप ये है कि एओ ह्यूम जो हैं, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के तहत करी है। सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के तहत ये आरोप लगता है इनके ऊपर। तो अब हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी है, सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है वो क्या है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की अवधारणा ये क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए। सुनी सुनाई बात तो बहुत सारी आपने सुनी होंगी ही और जानते ही हैं आप उसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते जन आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस को एस्टैब्लिश करवाया और ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अंतर्गत करवाया गया। सेफ्टी वॉल्व का अर्थ यहां पर यह है कि भारतीयों के अंदर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगता है ना, हैंडल के नीचे सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है। अधिक प्रेशर हो तो कुकर ना फटने पाए, वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और कुकर बच जाएगा। एक बड़े विस्फोट से चीजें बच जाएंगी। छोटा सा विस्फोट कराया जाए, बड़ा सा सारी गैस वहीं से रिलीज हो जाए, सारा जो अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है सारा प्रेशर वहां से निकल जाए, इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। तो सरकारी जो यहां पर मेंबर थे, ये मैंने बताया कि सिविल सर्वेंट थे। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ये पता चला, एओ ह्यूम को ये पता चला कि भारतीय जो है उस समय पुनः एक राष्ट्रीय विद्रोह जो है वो होने की संभावना उनको समझ में आई। उनको ये पता चला कि एक राष्ट्रीय विद्रोह होने को है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और क्योंकि ये राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में इनको पता चला, तो ये चाहते थे कि उन्हें ये खबर जो मिली थी, वे चाहते थे कि इस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार को बचाया जाए। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के पीछे ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और इसीलिए वो फिर बाद में जाकर के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन से मिले और उन्होंने बताया कि यार देखो, ऐसा है कि ये कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट है ये होने दो। सरकार तो नहीं चाहती है कि इस तरीके की मांग, इस तरीके की राष्ट्रवादी भावना लोगों के बीच पैदा हो, लेकिन अगर उनके डिमांड के अनुरूप हमने थोड़ा बहुत कार्य नहीं किया तो इससे विद्रोह की आशंका बढ़ सकती है। कहते हैं कि वो तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन से मिलने गए और सरकार से उन्होंने अपील करी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट का विरोध ना किया जाए, क्योंकि ऐसी जो भी संस्थाओं का निर्माण होता था अंग्रेज सरकार उसका विरोध करती थी, क्योंकि उन्हें खतरा रहता था कि ऐसी संस्थाएं राष्ट्रवादी विचार पैदा करने के साथ साथ साम्राज्य विरोधी या सरकार विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व तो होंगी ही होंगी। लोगों का ऐसा मानना था कि एओ ह्यूम जो हैं वो असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग जो है और दूसरी तरफ असंतुष्ट किसान जो है, उनको मेल होने से रोकना चाहते थे। उनका मेल मिलाप हो, इससे वो रोकना चाहते थे और एक उद्देश्य को दूसरी तरफ लेकर के चलना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को लेकर के इस तरीके के जो भ्रम हैं वो भ्रम ही हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप विपिन चंद्रा जी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है ये बात कि इस तरीके की जो विचार हैं वो पूर्णतः भ्रामक हैं, अपर्याप्त हैं
कि असंतुष्ट किसानों को रोकने के लिए और असंतुष्ट शिक्षित भारतीय वर्ग जो था, राष्ट्रवादी वर्ग जो था, उसको मेल ना हो, इसलिए इस तरीके का कुछ एक षड्यंत्र किया गया होगा। एओ ह्यूम के अपने उद्देश्य रहे होंगे। हो सकता है कि सरकार के हित में कुछ इस तरीके का काम उन्होंने थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो एओ ह्यूम है वो सेफ्टी वॉल के इस विचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित थे और वो किसानों के, भारतीय जो किसान हैं उनके पक्षधर थे। उनसे प्यार करते थे, उनसे प्रेम करते थे। अब अगर दूसरी तरफ यह मान भी लिया जाए कि आखिरकार जब भारत में राष्ट्रवादी विचार के लोग थे और राष्ट्रवादी उच्च विचार के लोग थे, उच्च विचार के लोग मौजूद थे, तो इनका नेतृत्व लेने की आवश्यकता ही क्यों थी? इस रिस्क के साथ शुरुआत ही क्यों करना था? भले ये मान लेते हैं कि चलो ठीक थे, हे तो भारतीय नहीं ना, राष्ट्र से प्रेम करने वाले राष्ट्रीय लोगों की क्या कमी थी? उनको लेकर के नहीं चला जा सकता था क्या? भले ही हम ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करते थे, लेकिन हमें मांग तो अंग्रेजों से ही रखनी थी। तो अंग्रेज तो इस बात का विरोध कर ही सकते थे। उसके परिणाम क्या इन उच्च विचार वाले राष्ट्रवादियों को नहीं मालूम थे? तो मैं आपको बता दूं कि उच्च राष्ट्रवादी विचार वाले जो भारतीय थे, इनका एओ ह्यूम का साथ लेना भी आवश्यक था। इनके द्वारा एओ ह्यूम का साथ लिया जाना यह भी परम आवश्यक था। उस समय क्या आवश्यकता थी? ये कैसी आवश्यकता थी? आवश्यकता यह थी कि ये उच्च राष्ट्रवादी विचार रखने वाले राष्ट्रवादी लोग ये नहीं चाहते थे कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादिता है या इसके लिए जो आंदोलन शुरू किया गया है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संगठन नहीं है, एक आंदोलन है। तो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, इस आंदोलन को, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादिता को ब्रिटिशर्स जो है वो शत्रुता के दृष्टिकोण से देखें, ब्रिटिश शत्रुता के दृष्टिकोण से देखें, ये नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे। मतलब समझ में आया ना आपको? शायद ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया। मतलब जो शुरुआती राष्ट्रवादी लोग हैं वो ये नहीं चाहते थे कि अभी अभी शुरुआत हुई है, राष्ट्रीयता से लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होना शुरू हो रही हैं और शुरुआत में ही ब्रिटिशर्स इनके विरोधी बन जाएं और इस आंदोलन को भी अन्य आंदोलनों की तरह दबा दिया जाए। इसलिए एक ऐसे ब्रिटिश अधिकारी का इन राष्ट्रवादी लोगों को साथ लेना आवश्यक हो गया था, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, जो कि ब्रिटिश अधिकारी हैं, एओ ह्यूम जी, ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, इस तरीके के ब्रिटिश अधिकारी का होना अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में किसी प्रकार का अगर कोई असमंजस का स्थिति आता है, कोई ऐसा स्थिति आता है जिसमें ये विरोध या शत्रुता वाली चीजें आती हैं, तो उसको मीडिएट करने, उसमें मध्यस्थता करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, ली जा सकती है। इस प्रकार से डॉक्टर विपिन चंद्रा ये भी कहते हैं कि इस प्रकार से भारतीय प्रबुद्ध राष्ट्रवादियों ने एओ ह्यूम का प्रयोग एक त्वरित चालक के रूप में भी किया, जिसने राष्ट्रवादिता को बढ़ाने का काम किया, उन अवसरों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देने के लिए इस प्रकार के एक कह सकते हैं कि एक त्वरित चालक का प्रयोग, इसीलिए इसको कहा गया है। तो राष्ट्रवादियों के हित के लिए भी था। अगर ये नहीं होते
इनके माध्यम से विचार यहां तक नहीं पहुंचते, ब्रिटिशर्स इनको अपना शत्रु मानते, शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत में अपना दम तोड़ चुकी होती, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो सेफ्टी वॉल सिद्धांत से कहीं ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि एव ह्यूम ने राष्ट्रवादियों का साथ दिया, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बारे में कैसे स्थापित हुआ, क्या विचार हैं, किन कंडीशंस में आए हैं, क्या उद्देश्य है, ये सब चीजें आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पहला चरण जो है वो एक उदारवादी चरण है। और जब हम उदारवादी चरण की बात कर रहे हैं तो ये किसका उदारवादी चरण है? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण है। तो हमें थोड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चैप्टर है, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें कई सारे अध्याय आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, चरण आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी चरणों में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हर चरण में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिलता है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है वो कांग्रेस का ही इतिहास है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के अंत तक, भारत की आजादी तक, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया या चलाया गया। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कांग्रेस का जो आंदोलन है, कांग्रेस का जो विचार है वही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका ही विचार है, तो कुछ गलत नहीं है। इसी के नेतृत्व में ही चल रहा है सब, इसी के अंतर्गत, इसी के नेतृत्व में चल रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण हैं वो क्या हैं, तो इसको हम लोगों ने हालांकि पिछले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। प्रारंभिक चरण मैंने आप लोगों को उसमें गिनाए थे, बताए थे कि प्रारंभिक चरण अगर देखेंगे तो वो उदारवादी होगा। उदारवादी होने के बाद उसमें जो है उग्र राष्ट्रवादी हैं आएंगे। उग्र राष्ट्रवादी आने के साथ साथ इसमें क्रांतिकारी आएंगे, क्रांतिकारी आएंगे। इसी के साथ साथ आपको गांधीवादी, गांधीवादी विचारधारा के लोग मिलेंगे। गांधीवाद आपको देखने, गांधी युग आपको देखने को मिलेगा, गांधी नेरा जिसको बोलते हैं। और फिर अंत में आपको भारत जो है स्वतंत्रता की ओर, ऐसा चल रहा है, भारत स्वतंत्रता की ओर। 1942 से लेकर के 1946 का इतिहास यहां पढ़ रहे हैं आप। 1915 से लेकर के 1920 और फिर 1930 से लेकर 1942 तक का इतिहास आप यहां पढ़ रहे हैं। 1919 से लेकर के 1929 तक या 1923 से लेकर के 1929 तक का इतिहास आप यहां पढ़ रहे हैं। 1904-5 से लेकर के 1919 या 7-8 तक, 8-9 तक कह सकते हैं, का इतिहास आप यहां पर देख रहे हैं। और 1885 से लेकर के 1905 तक का इतिहास जो है वो आप उदारवादी में देख रहे हैं। ये सब पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये अलग अलग इन्हीं चरणों में चलेगा, जिसमें से पहला चरण कौन सा है? उदारवादी चरण। यानी कि प्रथम चरण जो है वो क्या है? प्रथम चरण। इसका जो प्रथम चरण है वो चरण कौन सा है? ये उदारवादी चरण है। और ये उदारवादी चरण आपका कब से कब तक चलेगा? 1885 से 1905 तक चलेगा। ये है भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, जिसको आप उदारवादी चरण के रूप में जानते हैं। लिबरल्स हैं आप सब, उदारवादी हैं। अब सबसे पहले कौन है उदारवादी? इनके प्रमुख नेता, इनके कुछ प्रमुख नेता, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। इनके फिर विचार देख लेंगे, इनके उद्देश्य देख लेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे।
1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय है ये उदारवादी समय कहलाता है, जिसमें प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी, ये नाम आप लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बताते रहिए। मैं आप लोगों के सेशंस को देखता हूं, लगातार आप लोग जो कमेंट करते रहते हैं मैं उसे देखता हूं, तो आप चाहें तो वहां पर भी ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे भी इसी में शामिल है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है ये क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता है। ठीक है। दिनशा वाचा, WC बनर्जी, जो कि आपने देखा कि पहले ही अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ये सब लोग कौन है, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में। मदन मोहन मालवीय, ये सब कौन है, ये सब इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं जिनको हम मान सकते हैं, जो कि उदारवादी नेतृत्वकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो हैं वो इसी तरीके से हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवाद हमको इन्हीं लोगों के बीच देखने को मिलता है, और ये सब उदारवादी हैं। और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो वयोवृद्ध भी हैं। इनमें से ज्यादातर जो हैं वो वयोवृद्ध हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और देखिए, अब इसके उदारवादी होने का ये सब भी एक कारण है, ध्यान रखना। अभी इसमें अधिकतर लोग युवा नहीं हैं। जब आप इस उम्र में आते हैं तो आप युद्ध के बारे में कहां सोचेंगे। अभी बहादुर शाह जफर नहीं है ये ना, यहां में से कोई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां से भी समझ सकते हैं कि उदारवादी चरण क्यों था। यहां एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। ये नेता जो हैं ये संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लड़ झगड़ के नहीं, संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से। और मजे की बात तो यह है कि ये जो प्रारंभिक कांग्रेस है, इसके जो सदस्य हैं, ये सदस्य कोई एलीट क्लास के लोग नहीं हैं। ये धनाढ्य नहीं है, ये धनाढ्य वर्ग नहीं है, बल्कि धनाढ्य वर्ग नहीं है, बल्कि कौन है ये, मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग है। ये शिक्षित वर्ग, ये मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग है। इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रेस के कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, ये सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, इस तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी हैं ये। और ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो हैं ये एक्सपीरियंस्ड हैं, धन लोलुप नहीं है, इसलिए राष्ट्रवादिता यहां पर बहुत तीव्र है। तो ये जो राष्ट्रवादिता है ये शांत राष्ट्रवादिता है, उदारवादी राष्ट्रवादिता है। ये जो नेता हैं ये अपनी डिमांड्स रखने में नहीं चूकेंगे, लेकिन डिमांड्स को रखने के लिए, मांगों को रखने के लिए ये किसी एग्रेसिव एक्टिविटी को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उग्र किसी भी प्रकार के जो कृत्य हैं उनका सहारा नहीं लेंगे, बल्कि प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, समाचार पत्र, स्मरण पत्र,
डेलीगेशंस को भेजना, शिष्टमंडलों को भेजना सरकार के पास, ऐसे करके सरकार का ध्यान आकर्षित, साहित्य के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे और वो समझाएंगे सरकार को। सरकार के साथ लड़ेंगे नहीं, सरकार को समझाएंगे, उनके सम्मुख प्रस्तुत होंगे अपनी बातों के साथ में, उनसे डिमांड रखेंगे। ये इनके कार्य करने का तरीका है और इसीलिए इनको उदारवादी कहा गया। लेकिन जो इसका सेकेंड फेज आया, जिसमें हम लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद देखेंगे आगे चल करके, उग्रपंथी विचारधारा के जो लोग होंगे वो उदारवादी विचारधारा के लोगों को कि इस प्रकृति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देंगे। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा कौन देगा? उग्रपंथी विचारधारा के लोग, उग्रपंथी विचारवादी जो हैं, उन्होंने किनको? उदारवादियों को कहा है, उदारवादियों को। हर चीज के लिए मांगेंगे ये। और कुछ एक एंगल से देखा जाए तो लगता भी है कि यह विचार सही है, क्योंकि 1885 से लेकर के अगर यह बिलीव था कि हमारी मांगों को सरकार मांगेगी, धीरे धीरे ही सही, समय लगेगा लेकिन विशुद्ध आजादी संवैधानिक तौर तरीके से मिलेगी, तो उसके लिए 20 साल पर्याप्त था। 20 साल पर्याप्त था, 1885 से लेकर के 1905 तक। क्या हमें 1905 में आजादी मिल गई? हालांकि 1885 से लेकर के 1905 तक राष्ट्रवादिता अति मजबूत हुई, लेकिन उसका परिणाम भारत की आजादी नहीं, भारतीय लोगों में फूट डालने की एक नई नीति का विकास करना, यह ब्रिटिशर्स के माइंड में उपज गया। इसकी उपज पैदा हो गई, इसकी अत्यंत उपज तो पहले ही पैदा हो गई थी, इसकी आवश्यकता बहुत तीव्र महसूस करने लगे ये ब्रिटिशर्स। बजाय कि भारत को वो आजाद करें, उन्हें यह जरूरत महसूस होने लगी इस प्रकार के कार्यक्रमों के, इस प्रकार के जो उदारवादी विचारधारा से जो चीजें हो रही थी, उससे ये विचार ब्रिटिशर्स के मन में आना तय हुआ कि अब इन्हें जो है, अगर इनकी या तो फिर इनकी बात मान लो और इनके राष्ट्र को आजाद करो, ये तो कांग्रेस की विजय होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे। इससे प्रेरित होकर के उन्होंने भारत में फूट डालने की बात करी कि एनी हाउ इस संस्था को हमें ब्रेक करना होगा। अब इसमें युवा लोग भी आ चुके थे और जब उन युवाओं ने इनकी बातों को समझना शुरू किया तो उन्हें समझ में आ गया कि अब भारत में फिर से एक बार भिक्षावृत्ति की बजाय, राजनीति की भिक्षावृत्ति के बजाय हम अपनी राजनीति को इनसे खींचेंगे। मांग नहीं करना है हमें, अपने हिसाब से करना है। मांगना क्या है? ये होगा, ये होना है। इसी को उग्रपंथी विचार कहा गया। खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक जो ये उदारवादी चरण है, ये 1885 से लेकर के 1905 तक इसी प्रकार से कार्य करता रहा। अब क्योंकि बात जो है उदारवादियों की हो रही है, तो उदारवादियों के कार्य करने के एक तरीके के ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि उदारवादियों का यह बिलीव था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, संवैधानिक तौर तरीके से, बगैर युद्ध किए हुए, बगैर झगड़ा किए हुए, हथियार उठाए हुए आजादी को लेने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 2 प्रकार की नीतियों का पालन किया। उदारवादी नीतियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो उदारवादी जो नीति है, उदारवादी नीति जो है वो 2 प्रकार की नीतियां हैं, 2 प्रकार की हैं, या यूं कह सकते हैं उनके 2 प्रकार के उद्देश्य हैं जो नीतियों के माध्यम से पूरे हो रहे हैं, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली नीति का जब अनुसरण कर रहे हैं तो वो क्या है? भारतीयों में मतलब मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके की चीजें हैं, 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण करना है। पहला यह है कि भारतीयों में राष्ट्रीय जो
चेतना है, राष्ट्रीय जो भावना है उसको जागृत किया जाए। और ये जो शिक्षा, किसी को शिक्षित करने की जो प्रणाली होती है ना, डंडे के चोट पे नहीं की जा सकती है, वो समझा करके धैर्य के साथ की जा सकती है। और ये शिक्षित वर्ग था, और ये एक ऐसा उचित वर्ग था, ये जो बाद में राष्ट्रवादी युवा जो प्रेरित हुए, वो उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना कहां से आई? यही लोग तो लेकर के आए। आज आपको जो चीजें आती हैं उसके स्रोत आपके पिता ही जी तो हैं। आज की डेट में आप अपने पिताजी को वयोवृद्ध कह दें, बूढ़ा कह दें, पर वो जो संस्कार हैं आज आपके अंदर, वो जो आपके अंदर आपकी जो आज पहचान बन रही है, वो आपके पिता से ही तो आ रही है, उसके स्रोत तो वही हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया है। इन्होंने ये समझाया है लोगों को कि लोगों को अपने, ये नहीं कि खाने कमाने पे लगे रहो, खेती किसानी में ही लगे रहो, राष्ट्रवादिता कब, राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा नहीं है। तो राजनीति की शिक्षा देना, राष्ट्रवादिता की शिक्षा देना, ये जो है इन्होंने, ये एक नीति है, राष्ट्रवादी विचार का प्रसार करना, ये एक नीति है इनकी। दूसरी नीति ये है कि एक तरफ तो हम राष्ट्रवादिता बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ हम सरकार को भारतीय पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ क्या करेंगे? दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में लाने का प्रयास, लाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उन्हें यकीन है कि उनको प्रारंभिक यकीन यही था कि ब्रिटिशर्स भारतीयों को शिक्षित कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उनका साथ लेना होगा। तो ये जो पहला उद्देश्य है, ये जो फर्स्ट उद्देश्य है, इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे ये सारी चीजें करी? प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने याचिकाएं, प्रार्थना पत्र, इन सब चीजों को, देश में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करना, अलग अलग क्षेत्रीय जो राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं उनसे मिलना, राजनीतिक संस्थाएं जो उनसे मिलना, ये सब चीजें करी। और दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश जनता को, सरकार के साथ साथ ब्रिटिश जनता इनको भी अपने पक्ष में किया जाए। अगर ब्रिटेन की जनता भारतीयों के बारे में सोचने लगे, सरकार अत्याचारी है, लेकिन जनता अगर भारतीयों के दर्द को समझने लगे, तो वहां आगामी चुनाव होंगे, उस चुनाव में उस जनता के प्रतिनिधि जो जाएंगे उसकी डिमांड करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिमांड करी कि वर्मा को आपने गलत कैप्चर कर लिया, आप उसे छोड़ दीजिए, वैसे ही वहां के जो लोग हैं उनको हम प्रेरणा दिलाएं, एनी हाउ समझाएं कि आपके सरकार ने भारत में जाकर के गलत कब्जा कर रखा है, गलत नीतियां लगा रहे हैं। तो वहां से चुनाव जीत करके जो लोग वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएं, वो वहां मांग करें कि इस तरीके की सरकारी जो परंपरा है, जो लंदन में, जो भारत में चल रही है, उसको दूर किया जाए। तो अब ये लंदन में प्रसार होगा कैसे इस चीज का? इसके लिए ब्रिटेन में भारतीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके लिए दूसरे वाले काम के लिए ब्रिटेन में क्या किया गया? ब्रिटेन में भारतीय संस्थाओं की स्थापना, ब्रिटेन में भारतीय संस्थाओं की स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की गई। अब ये कैसे हो रही है, इसको जरा देखिए। 1887 में, 1887 में दादा भाई नौरोजी जो है, वो लंदन में जाकर के एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम है भारतीय सुधार समिति। ये लंदन में जाकर करते हैं, ध्यान रखना, लंदन में भारतीय सुधार समिति की उन्होंने स्थापना करी, और इसके माध्यम से वहां के लोगों को जागृत, वहां के जो भारतीय हैं, वहां के जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको दोनों को प्रेरित करने की वो काम कर रहे हैं। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखना है, हमारी जो कांग्रेस है उसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक जगह काम नहीं कर रही, राष्ट्रीय। अब ये उसकी ब्रिटिश कमेटी है। इसकी स्थापना करी गई 1888 में। विलियम डिग्बी की सहायता से। ये विलियम डिग्बी जो है इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। दादा भाई नौरोजी के प्रयास थे ये कि कांग्रेस जैसी संस्था भारत में नहीं, भारत के बाहर भी होनी चाहिए, जो भारतीयों के हितों की बात, भारतीयों को तो जगाए, विदेशों में भी भारतीयों के प्रति जागरण हो। इसी कमेटी ने आगे चल करके इंडिया नाम की पत्रिका निकाली। इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया इसी संस्था के द्वारा, जिसमें इन बातों के विचार जो है वो प्रस्तुत किए जाते थे। और दादा भाई नौरोजी ने 1890 में एक विचार प्रस्तुत किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जैसे भारत में हर साल होता है, वैसे ही एक अधिवेशन जो है वो कहां होना चाहिए? अधिवेशन जो है वो लंदन में भी हो, लंदन में इस बार हो। और इसके लिए उन्होंने 1892 का जो वर्ष है वो तय किया। लेकिन यह अधिवेशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि 1891 में लंदन में आम चुनाव थे, और इन चुनावों के कारण जो है ये वहां पर यह अधिवेशन नहीं हो सका। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो उदारवादी संगठन है वो किस तरह से काम कर रहा है। या तो हर जगह विद्रोह उठा लिया जाए, जैसे जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो 1857 की क्रांति प्रारंभिक रूप से सैन्य विद्रोह आपको दिखता है। सैनिकों ने ये सोचा कि हर जगह हैं तो अपने ही सैनिक, ब्रिटिश सेना में कौन है? भारतीय सैनिक ही तो हैं। और बंगाल के तमाम सारे जो रेजिमेंट्स हैं उसमें सब भारतीय सैनिक भरे पड़े थे, अवध और बिहार इत्यादि के। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग सब लोग एक साथ विद्रोह कर देंगे तो ब्रिटिशर्स हैं ही कितना? 3-4 लाख भारतीय की तुलना में 50-60 हजार भी नहीं है। ब्रिटिशर्स आराम से रौंद देंगे। और ऐसा अगर सुनियोजित तरीके से हो जाता तो ऐसा ही होता भी, उसी समय हम लोगों को आजादी मिल चुकी होती। लेकिन क्योंकि अब हथियार उठाने में सक्षम नहीं है और ब्रिटिशर्स ज्यादा पहले से जागरूक हैं, तो अब दूसरा तरीका यह है कि शस्त्र ना उठा करके शास्त्र उठाए जाएं। इतनी भावना राष्ट्रीयता की पैदा कर दी जाए, न सिर्फ इंडिया में बल्कि देश दुनिया के दूसरी जगहों पर भी, कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ये अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हें वापस लेने ही हो, तो ये भी एक मजबूरी हो जाएगी। तो ये दूसरा माध्यम इसीलिए अपनाया गया। तो उदारवादी चरण इसीलिए आया था। हो सकता है कि प्रारंभिक चरण भी उग्र राष्ट्रवाद का रहा होता, अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो शायद ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं आप ऐसा। लेकिन क्योंकि एक प्रयोग पहले देखा जा चुका है 1857 में, दोबारा उस तरीके के प्रयोग से शायद ये बचना चाहते थे। उदारवादी जो विचार के लोग हैं वो ब्रिटेन से संपर्क को बढ़ाना चाहते थे। वो ब्रिटेन को बताना चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय हित में कार्य कर रही है। और दूसरी बात यह भी थी कि इनकी उदारवादी विचारों को अपनाने का एक कारण यह भी था कि उदारवादी राष्ट्रीयवाद जो है, उदारवादी जो लोग हैं, वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी वो समय नहीं है। क्या हम भारत में, हमारे पास में इतने शस्त्र थे? 1857 की क्रांति में सब चीजें पुरानी हो चुकी थी, पुराने शस्त्रों के साथ हम लोग लड़े थे। अब तो कुछ भी नहीं था, कोई हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, कैसे लड़ेंगे? थोड़े मोड़े विस्फोट करने से कुछ होगा नहीं। तो उनका मानना था कि अभी वो समय नहीं है कि हम सीधे चुनौती दे सकें ब्रिटिशर्स को, इसलिए ब्रिटिशर्स का साथ जैसा जितना ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। उपनिवेशी सरकार को किसी तरीके से परिवर्तित करना चाहिए, मन मोल्ड भी किया जा सकता है, उनको परिवर्तित करना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए कि उपनिवेशी जो शासन है उसको भारतीय शासन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अंग्रेजों से दिक्कत नहीं, उदारवादियों को अंग्रेजी नीतियों से दिक्कत है। अगर अंग्रेजी नीतियां भारतीय पक्षकारी हो जाएं तो अंग्रेज विदेशी कहां रह जाएंगे और हम गुलाम कहां रह जाएंगे। अंततः हमें
सुकून से अपने राष्ट्र को प्रेम करने की अवसर मिलने चाहिए, और यदि अगर इसका कन्वर्जन हो जाएगा तो यह अवसर हमें मिल जाएगा। ये उदारवादी विचार है। अब ये जो उदारवादी विचार हैं, इसको पूर्ण करने के लिए अन्य क्या प्रयास किए गए, इसका क्षेत्रीय जो प्रभाव है वो क्या रहा, इसका राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा, इसका ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव गया, और ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति प्रत्युत्तर क्या आया, ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति सोच क्या डेवलप हुई अंततः जाकर के 1905 तक। उदारवादियों का आकलन इसी आधार पर किया जाएगा, मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाएगा अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में उदारवादियों के अगले चरित्र को उजागर करते हुए। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को जो कुछ भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आप सब लोगों को स्पष्ट हो रही होंगी। जाने से पहले एक बार फिर बता देता हूं, किसी भी लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए और अपने लिए अधिकतम छूट जो है वो प्राप्त करिए। 18,999 में आपको एक कोर्स हिंदी माध्यम के लिए अवेलेबल हो जाएगा अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमसे इस सोशल मीडिया पर जुड़ करके, इंस्टाग्राम से जुड़ करके या फिर फेसबुक पर भी इसी नाम से जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप इन्हें स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।